Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is next actually chapter. The name of the chapter is chemical bonding. हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंधन या रासायनिक बंध. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोगों से ये पूछा जाए, मीन्स आपको तो नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर इस चैप्टर के बारे में अगर आप बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या यूँ बोल सकते हैं कि दिस इज़ द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दिस इज़ माई प्रॉमिस. ठीक है, सो you can have a trust on me and be with me through this chapter. ठीक है, I will be making you all the things correctly clarified to you. Okay, तो चलिए start करते हैं this chapter. Let's start the chapter. Okay. Yes, so in the starting, first of all we need some basics of this chapter. Okay, means just for knowledge. आपको पता है ऑलरेडी, मैं मानता हूँ, और अगर आपको नहीं पता है तो भी आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले मेरे जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, उन सभी देखे हैं. तो अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है, अगर सभी वीडियोस देखे हैं, तो इनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे. इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, देन कंपाउंड, देन आयन, देन रेडिकल, देन एलिमेंट एंड एटसेट्रा. अगर फिर भी कोई बच गया तो उसको हम कवर करेंगे. ठीक है, तो ये है इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए, या आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए. चलिए बात करते हैं पहले इन तीन के बारे में. तो सभी को पता है, दिस आर द बेसिक और दिस आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम. कोई भी एटम जो होगा उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जरूर होते हैं. ठीक है, हम बात उनकी नहीं करेंगे जहाँ पर बात आइसोटोप की आती है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, उस आइसोटोप में न्यूट्रॉन नहीं होता है. ठीक है, 1H कौन सा वाला है न्यूट्रॉन है, हाँ 1H1. जो प्रोटियम जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है. बाकी ऐसा और कोई एलिमेंट, ऐसा कोई एटम नहीं है जिसके पास ये तीनों न होते हों. ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है एक ऐसा पार्टिकल माना गया है, ध्यान रखना, होता है या नहीं होता ये किसने देखा. हमारे पास अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसकी हेल्प से हम एटम के अंदर एंटर कर सकें. हम ये मान रहे हैं, हम ये सपोज यानी कि जस्ट एक बाई कन्वेंशन मानते आ रहे हैं कि एक पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता रहता है, और उस पार्टिकल पर हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं, एज्यूम करते हैं. ठीक है, ऐसे ही एक और पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के बाद में प्रोटॉन, और दूसरा जो पार्टिकल है न्यूट्रॉन. तो हम ये भी मानते हैं कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो ये बताता है कि एटम के सेंट्रल पार्ट में कोई ऐसा पार्टिकल है जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है, या इलेक्ट्रॉन के और इस प्रोटॉन जो उस पार्टिकल के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, और वो जो इंटरेक्शन होता है वो अट्रैक्टिव रिपल्शन होता है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है. ठीक है, तो उस पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना गया है. ठीक है, लेकिन जब किसी एटम का मास कैलकुलेट किया गया तो इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर दिया गया, प्रोटॉन का मास ऐड कर दिया गया, फिर भी एटम का मास ज़्यादा था, तो फिर एक न्यूट्रल पार्टिकल की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी जो उस एटम के मास को जस्टिफाई कर सके. तो उस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं मानते हैं, यानी कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है और इसका मास
सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में से। ठीक है, चलिए ये कहानी थी इन तीनों पार्टिकल्स की, जस्ट नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मैटर। नेक्स्ट क्या आता है? मैटर। मैटर क्या होता है? सबसे सिंपल सी डेफिनेशन जो आप लोगों ने प्राइमरी लेवल पे या बेसिक लेवल पे पढ़ी होगी, दैट व्हाट एवर यू सी अराउंड अस, व्हाट एवर वी सी अराउंड अस, दैट इज नोन एज मैटर। अगर आपसे मैटर का एग्जाम्पल पूछा जाए, देन यू कैन से देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स अराउंड अस एंड एयर इज ऑल्सो वन ऑफ दैम। एयर इज ऑल्सो वन ऑफ दैम। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एयर को तो हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी एयर एट ऑल। तो फिर क्या एयर मैटर नहीं है? यस, एयर मैटर है। तो हमारे डेफिनेशन में ही कुछ प्रॉब्लम है, हमारे को डेफिनेशन को ही क्या होगा, मॉडिफाई करना होगा। वी नीड टू मॉडिफाई आवर डेफिनेशन अबाउट मैटर। नाउ द न्यू डेफिनेशन ऑफ मैटर was adopted and it was said that any substance, anything which have mass and occupy space that is called matter। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको मास नाम दिया गया। और अब हम बता सकते हैं कि यस, एयर इज ए मैटर, एयर इज ए मैटर। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? सिंपल सा, बैलून सभी ने देखा होगा, बैलून को खाली बैलून होता है, उसके अंदर एम्प्टी जो बैलून होता है उसमें अगर आप एयर फिल करते हैं, एयर फिल कैसे करते हैं, उसको ब्लो करते हैं तो उसके बाद में उसका जो साइज है वो फूल जाता है। और जब आप उस फूले हुए बैलून को अगर आप उसका वेट मेज़र करते हैं तो ज़रूर आपको वहाँ पर जो है एम्प्टी बैलून और फिल्ड बैलून के अंदर जो वेट होगा उसमें डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द केस ऑफ एयर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्रूव द प्रेजेंस ऑफ एयर एज ए मैटर। ठीक है, मैटर को कभी कभी आप सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, यानी कभी कभी मैटर जो है वो सब्सटेंस वर्ड जो होता है उसके साथ इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड एटम। एटम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एटम के बारे में आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एटम के बारे में आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर होता है। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की बात करते हैं, सेम डेफिनेशन मॉलिक्यूल के लिए भी होती है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज मॉलिक्यूल। लेकिन अब फिर प्रॉब्लम ये है कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? दोनों के लिए हम सेम डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो एटम की डेफिनेशन के अंदर और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में हमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। एटम जो होता है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है एटम के अंदर, बट हियर इट इज़ पॉसिबल। यानी कि मॉलिक्यूल जो होता है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। देखिए नेक्स्ट जो होता है कि एटम जो होता है उसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। एटम कैनॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। नेकेड आइज की हेल्प से इसको आप नहीं देख सकते, बट इट कैन बी सीन। इसको देखने के लिए आपको पास में एग्जाम्पल है, जैसे वाटर का आप लोगों ने सभी को पता होगा फॉर्मूला होता है H2, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम है और इसके अंदर ऑक्सीजन एटम है। दो एटम ऐसे हैं जो दोनों कंबाइन होते हैं और दोनों कंबाइन होने के बाद में एक वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। वाटर की एक केमिकल स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। आप इसको और इसको देख नहीं सकते, मीन्स नो वन कैन सी दिस विद नेकेड आइज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, बट यू कैन सी द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप इजीली देख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो आपका मॉलिक्यूल होता है उसको आप इजीली आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका एक और प्रॉपर्टी या एक और डिफरेंस आप बोल सकते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर एटम्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, लेकिन मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक प्रकार से ये इन दोनों का डिफरेंस भी हो गया है तैयार। ठीक है, एटम्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिस चीज़ का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कैसे करता है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी रिएक्शन को देखते हैं या जब उसके बारे में सोचते हैं तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन दोनों के कंबाइन होने से सब्सटेंस बनता है वाटर।
ठीक है। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा जब भी कोई मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तो पहले वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने एटम्स में टूटते हैं, अपने एटम्स में टूट जाते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और वो डिफरेंट एटम्स में टूट जाते हैं। उसके बाद में फिर इनके अंदर क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वहाँ पर एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, उसके बाद में आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? सिंपल, कंपाउंड का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ए सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम different atoms of different elements, okay, a substance which is formed from combination of atoms of different elements in a definite proportion or in a definite ratio, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। चलिए, कंपाउंड की बात हो गई। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एक एग्जांपल तो अभी हमने डिस्कस किया है वाटर का। नेक्स्ट आता है आपका एक और एग्जांपल NH3, और एग्जांपल देखते हैं तो CO2। लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, तो हम सबकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ एग्जांपल्स की ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड के बाद आता है आयन। आयन क्या होता है? आयन क्या होता है? सिंपली चार्ज्ड एटम। सिंपली क्या होता है? चार्ज्ड एटम। यानी अगर आपने किसी एटम के ऊपर चार्ज को कैसे भी करके डेवलप कर दिया, इट मीन्स दैट एटम हैज़ बिकम नाउ आयन, यू कैन कॉल दैट एटम आयन, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा? सिंपली दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। चार्ज एटम जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास चार्ज है एटम पे ऊपर, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे एटम को हम कैटायन बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैटायन। और अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है देन दैट एटम इज कॉल्ड एनायन, ठीक है। यानी कि आयन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। आप इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। सी, सो दीज आर टू इम्पोर्टेंट आयन्स, ठीक है। चलिए, अब ये चार्ज एटम बनता कैसे है अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास दो तरीके होते हैं आयन बनाने के लिए। एक कि आप इस एटम को इलेक्ट्रॉन दे दें, और दूसरा तरीका इस एटम से आप इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक है। जब आप एटम को इलेक्ट्रॉन देते हो तो इसके ऊपर चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? इस पर बढ़ जाता है, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो उसको हम एनायन बोलते हैं। अगर आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो वहाँ पर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रह जाता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रहता है। इन दैट केस यहाँ पर कैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में रेडिकल। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने रेडिकल के बारे में सुना होगा, लेकिन होता क्या है ये नहीं पता होगा। चलिए बात करते हैं रेडिकल की। रेडिकल का अगर आप सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो सिंपल सा डेफिनेशन ये होता है कि रेडिकल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स with charge, a group of different atoms बोलिए आप, a group of different atoms with charge, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलेंगे, ठीक है, सॉरी। तो अब रेडिकल के भी टाइप्स होते होंगे कुछ ना कुछ। यस, पॉजिटिव रेडिकल होता है और नेगेटिव रेडिकल होता है। पॉजिटिव रेडिकल का मतलब एक ऐसा एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव रेडिकल का एक ही एग्जांपल है हमारे पास पॉजिटिव एटम का हमारे पास में एक ही एग्जांपल है और उसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। नेगेटिव रेडिकल के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे फेमस एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कार्बोनेट आता है, सल्फेट आता है, फॉस्फेट आता है, और बहुत सारी लिस्ट लंबी है तो इसलिए हम बुला देते हैं इसको
ब्लॉक कर देते हैं इसको एटसेट्रा लिख के, ठीक है, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है और हम ज़्यादा इसमें लिस्ट को लंबा नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए, ये था रेडिकल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? तो वैसे तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली जो चैप्टर पढ़ा है उसका नाम यही था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसी चैप्टर के अंदर आप लोगों ने एलिमेंट की बात भी ज़रूर की होगी, ठीक है, या ज़रूर आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो फिर भी हम एक बार जस्ट बेसिक बात कर लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स और सेम एटम्स, एक ही जैसे एटम से बनकर जो सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। और नेचर में अभी तक हमारे पास 118 मीन्स 118 एलिमेंट्स जो है उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ देम आर ऑलमोस्ट यू कैन से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, नेचुरल है। 92 एलिमेंट्स तो क्या है, नेचुरल है, और जो बाकी केस के बाद वाले जो हैं उनको जो है हमने लेबोरेटरीज में बनाया है, हमने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने। तो बाकी के जो है वो क्या है, मैन मेड। देखिए इंग्लिश बड़ी बेकार लैंग्वेज है, इंग्लिश में क्या लिखा है, इसको हम बोलते हैं मैन मेड। क्या ऐसा थोड़ी ना है कि जितने भी साइंस के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी डिस्कवरीज हुई है सभी में मेन का ही रोल है। कभी कभी वीमेन का भी रोल होता है भाई, तो वीमेन का जो रोल है उसको इग्नोर कर दिया गया है, किसके द्वारा, इंग्लिश के द्वारा। इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है मैन मेड, तो बेटर यू से ह्यूमन मेड। तो उसमें क्या है, सारा का सारा आ जाएगा, मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो या जितने भी जो सोच सकते हो आप जिस टाइप के सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था बेसिक इस चैप्टर के स्टार्टिंग करने से पहले। अगर इतना कुछ आपको तैयार है, इतना कुछ अगर आपको याद है, इतना कुछ अगर आप जानते हो, तो इट मीन्स नाउ यू आर रेडी फॉर दिस लॉन्ग जर्नी का मतलब ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा। ऑलमोस्ट इसके आपको 10 या 12 लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, 10 या 12 लेक्चर्स मिलेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी लॉन्ग जर्नी, तो बने रहिए इस जर्नी में साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा चैप्टर, ठीक है। अब देखिए, जो मैटर होता है उसके अंदर आप जानते हैं कि मैटर जो है वो क्या है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब कुछ मैटर है। और मैटर के अंदर आप जो कुछ भी देखते हैं उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर इसकी बात करें हम, ये मेरे हाथ में चॉक पीस है, इस चॉक पीस के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, तो अगर आपको याद हो क्लास 10th का कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, उसी से ये चौक बना हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट में का मतलब हो गया जिसमें कैल्शियम भी होगा, कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है इसका, केमिकल फॉर्मूला, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो हैं उनका नाम क्या होगा, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कोई भी एलिमेंट का एटम, जनरली कोई भी एलिमेंट का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। जब बात आ जाती है नोबल गैसेस की तो आपको तुरंत नाम याद आने चाहिए सभी नोबल गैसेस के एक ऑर्डर में। नोबल गैसेस के सभी के नाम आपको तुरंत नाम याद आने चाहिए, और इसके लिए आपको ये भी याद होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, अब मैं जब भी पीरियोडिक टेबल का नाम लेता हूँ तो उसमें आपको याद रखना है कि मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन से वाले ग्रुप में इसको नोबल गैसेस को हम रखते हैं या कहाँ पर इनको प्लेस किया गया है। सो दे आर नोबल गैसेस जो हैं वो आपके पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप नंबर 18 या जिसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप नंबर 18 या इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर इनको रखा गया है। तो ये जो नोबल गैसेज होती है इनके जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एटम्स ऑफ नोबल गैसेज दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और या फिर उनको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। नेचर के अंदर बाकी एटम्स जो हैं, बाकी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं,
एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं और उसके साथ में फिर वो क्या है, या तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं या फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो क्या चीज़ है जो किसी एटम को दूसरे एटम के साथ में जोड़ती है, एटम को किसी दूसरे एटम के साथ में जोड़ती है, और यहाँ पर एटम्स और एटम्स जो है वो मिलकर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और इसी को हमें आज मीन्स इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज दिस केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अगर आपकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को तो आप डायरेक्टली आपकी बुक के अंदर देख सकते हैं। आपकी बुक के अंदर एक बोल्ड लेटर्स में, मोटा मोटा लेटर्स में लिखा हुआ है कि एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को या हो सकता है सेम एलिमेंट के एटम्स को भी हो सकता है, को बाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है टुगेदर, उसको ही हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो केमिकल बॉन्ड होता है ये कई तरीके से हो सकता है, और इस केमिकल बॉन्ड का जो होना है मीन्स हैपनिंग और टेकिंग प्लेस ऑफ दिस फॉर्मेशन, दिस केमिकल बॉन्ड, ये हमारे सामने कई क्वेश्चंस भी प्रोड्यूस करता है, कई क्वेश्चंस भी सामने लाता है। क्वेश्चंस ये है कि एटम्स की क्या मजबूरी है जो वो कंबाइन होते हैं, मीन्स एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एटम्स कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस में ही क्यों ऐसा करते हैं, यानी कि एटम्स के कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस ही क्यों बनते हैं। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप डेफिनिट यानी कि फिक्स्ड क्यों होती है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है उनका आंसर देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने बहुत सारी मेहनत भी की है, और ये जो जितने भी साइंटिस्ट आए थे इन्हीं के अंदर से कुछ साइंटिस्ट जो हैं उनके हम नाम यहाँ पर बता रहे हैं, उनको हम बोलते हैं। जैसे सबसे पहले जो इसमें एफर्ट किया गया दैट वाज फ्रॉम लेवाइस कॉसेल अप्रोच। इसके अलावा फिर आता है इनके बाद में VSEPRT, मीन्स कुछ साइंटिस्ट लोगों ने अपना जो है एक्सप्लेनेशन जो है इसका वो एक थियरी के रूप में प्रेजेंट किया, दैट इज VSEPRT। और जब कोई एक पर्टिकुलर थियरी सफिशिएंट नहीं होती है तो फिर उसकी जो शॉर्टकमिंग्स होती है उनको मॉडिफाई किया जाता है। कोई पर्टिकुलर अगर थियरी अगर सफिशिएंट नहीं होती है या उसमें कोई शॉर्टकमिंग्स होती है तो उसकी शॉर्टकमिंग्स को रिमूव करते हैं, उसकी शॉर्टकमिंग्स में मॉडिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद एक नया थियरी प्रिपेयर होता है। तो ये कुछ थियरीज है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, इनकी बातें हम इसी चैप्टर में करेंगे, डिटेल से करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पहले इसके बारे में कि ये जो लेवाइस का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है और ये क्यों होता है। ठीक है, इससे पहले एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन कि नेचर का ये रूल होता है, नेचर जो होती है वो स्टेबिलिटी को फेवर करती है। नेचर जो होती है वो क्या करती है, स्टेबिलिटी को फेवर करती है। स्टेबिलिटी, नेचर फेवर्स स्टेबिलिटी। और इसके लिए क्या करती है नेचर जो है, इसके लिए क्या करती है, एनर्जी को रिड्यूस कर देती है, एनर्जी को रिड्यूस करती है। एनर्जी को रिड्यूस करके नेचर स्टेबिलिटी को एनकरेज करती है। ठीक है, ये नेचुरल लॉ है क्या, कि जब किसी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है या बहुत कम हो जाती है तो वो सिस्टम जो है वो क्या बोलते हैं जिसको, वो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और ये जो एटम्स होते हैं इनके पास इनकी जो स्टेबिलिटी को गेन करने का यही तरीका है कि वो क्या करते हैं, आपस में कॉम्बाइन करते हैं, और कॉम्बाइन करने के बाद में जो है वो एनर्जी रिलीज करके और
स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, अटेन करते हैं। ठीक है, तो ये नेचर का भी तरीका है और ये एक नॉर्मल सा तरीका है कि हर कोई स्टेबल होना चाहता है। इस नेचर के अंदर या इस यूनिवर्स के अंदर सब यही चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए। आप लोग पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि आप लोग भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये नेचुरल है। ठीक है, मैं आप लोगों को अगर पढ़ा रहा हूँ या फिर आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ या आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो इन दिस वे आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, किस सेंस में इसका क्या मीनिंग होता है वो बाद की बातें हैं, वो आप बाद में समझेंगे। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए कॉसेल और लेवाइस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, तो इसके लिए हमें एक वर्ड जो होता है उसकी बात हम करेंगे, उसको हम बोलते हैं वैलेंस। उसको हम बोलते हैं वैलेंस। वैलेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये वैलेंस के बारे में आप पता है या जानते हैं तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, एक और वर्ड है आपका कर्नेल। कर्नेल क्या होता है? ये जो वर्ड है कर्नेल, ये यूज़ किया गया था लेवाइस एंड कॉसेल के द्वारा, और स्पेशली लेवाइस ने जो है वो लेवाइस ने ही ये कर्नेल वर्ड दिया था। अब ये कर्नेल वर्ड क्या होता है? देखिए, ये है आपका कोई एटम और उस एटम का ये न्यूक्लियस है जिसको हम ऐसे पॉजिटिव साइन की हेल्प से शो करते हैं। पॉजिटिव साइन की हेल्प से हम इसको शो करते हैं, और ये इसके चारों ओर कुछ सर्कुलर पाथ है, और इन सर्कुलर पाथ के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इसके मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कर्नेल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू लेवाइस ने क्या बोला कि न्यूक्लियस और इनर मोस्ट जो शेल है, इनर मोस्ट शेल के अंदर जो चार्ज होता है उसको उन्होंने कर्नेल नाम दिया। न्यूक्लियस प्लस इनर मोस्ट शेल का चार्ज, शेल न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज प्लस इनर मोस्ट शेल का चार्ज। ठीक है, इसको ही क्या नाम दिया गया? कर्नेल नाम दिया गया। और ये किसने बताया? न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स। जब इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो उसमें हमें इनर मोस्ट की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये सब जो है वो आप लोगों को बताया कर्नेल ने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो, और इनर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कर्नेल बोलते हैं। अब आउटर शेल जो होता है उसके अंदर क्या बात करें? किसी भी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल। और अगर आपसे पूछा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जाहिर सी बात है वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये भी बात समझ में आ गई। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी की बात हम इसके जस्ट बाद में कर रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने ऐसा बताया कि आउटर शेल जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को ही आप अकोमोडेट कर सकते हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही आप उनको रख सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया? अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद यहाँ पर इनर मोस्ट बता दिया है। ये इनर मोस्ट नहीं है भाई, इनर सेल है। ठीक है, इनर सेल्स में क्या होगा? बाहर वाले को आप छोड़ दीजिए और उसके अलावा सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो, ठीक है, वैलेंस शेल को छोड़ के सब कुछ जो है वो कर्नेल होता है। वैलेंस शेल और उसके इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाकी सब कुछ जो है वो सब क्या होता है? कर्नेल होता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एटम के लिए उन्होंने एक क्यूब के जैसी स्ट्रक्चर को सोचा। ठीक है, एनविसेज किया। क्या बताया इन्होंने कि ऐसा करके एक क्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है, एटम जो है उसके अंदर एक ऐसा क्यूब के जैसा उसको उन्होंने एनविसेज किया, क्यूब की जैसी स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी इस क्यूब के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको ऑक्यूपाई करते हैं, कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और ये सेंटर में जो है ये है इसका आपका कर्नेल। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है इसके कॉर्नर्स पे, और सेंटर में जो है ये है इसका कर्नेल। सेंटर में क्या है? इसका कर्नेल। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर उन्होंने
इमेजिन की, उन्होंने इमेजिन की, ठीक है। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के लिए क्या होगा, ये मैक्सिमम कैपेसिटी वाला इन्होंने सोचा है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकता है आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन अगर आप सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपको पता ही है। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है टोटल इलेक्ट्रॉन 11 2 8 1, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही इसने कॉर्नर्स के ऊपर रख के शो किया था। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा सोडियम के लिए और ये है इसका आपका बीच वाला कर्नल, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ की किसके लिए, सोडियम के लिए। और इसको ही उन्होंने बोला कि ये जो है स्टेबिलिटी का रूल है और इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब जब भी एटम्स स्टेबल ऑक्टेट अचीव करते हैं या अटेन करते हैं तो उसका कारण होता है केमिकल बॉन्ड, यानी कि केमिकल बॉन्ड बनाकर बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स दे अटेन द स्टेबल ऑक्टेट, ठीक है। तो ये मेथड होता है केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक और एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड का। सोडियम आयन फॉर्मेशन होता है सोडियम से, क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है क्लोरीन से, ठीक है। तो उससे फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम से क्लोरीन की तरफ ट्रांसफ़र होता है। ये आपका सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बनाता है सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनाता है Cl माइनस। ये सोडियम और Cl माइनस जो होता है इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। दे कम क्लोजर एंड देन दे लिव टुगेदर एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज आइदर NaCl और Na प्लस Cl माइनस। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया लेवाइस कॉसेल अप्रोच के अंदर, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही एटम मीन्स अपने जैसे ही एटम्स के साथ में भी कॉम्बिनेशन कर लेता है, ठीक है। उस कंडीशन में उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे क्लोरीन का एटम है, उस क्लोरीन के एटम ने दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ, क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ में जो है क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, केमिकल बॉन्डिंग किया और Cl2 का फॉर्मेशन हो गया तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। इन द सेम वे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो काम होता है इसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ठीक है। और इससे क्या होता है, उनका भी स्टेबल आउटर ऑक्टेट बन जाता है, ठीक है। तो ये था आज की कहानी। कुछ थोड़ा बहुत हमने आज डिस्कस किया है इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, ओके। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप मान सकते हैं कि इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, ठीक है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो केमिस्ट्री मुट्ठी में। कैसे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर अच्छे से तैयार करके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।